हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन टॉपिक जो था वो शुरू किया था। आज उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं नोट्स के थ्रू, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है ताकि वो एनर्जी रिलीज करे और हमारे सेल्स उस एनर्जी को यूज करके अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कैरी कर सके। बेटा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग मेथड होते हैं एनर्जी रिलीज करने के। कुछ ऑर्गेनिजम्स एनर्जी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। इस रीजन की वजह से रेस्पिरेशन बेटा दो टाइप्स का होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। इसके अंदर फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, तो उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। और ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वैसे तो शुरुआत में पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल देता है, क्योंकि बेटा ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। तो वो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल देता है, क्योंकि हर एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर बेटा 3 कार्बन होते हैं। और बाद में जब पायरुवेट ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है एज 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये एक अच्छा एनर्जी रिलीज होता है एनिमल्स की बॉडीज के अंदर और ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर। दूसरा तरीका भी होता है बेटा, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। अगर आपको याद हो, हमने इससे पहला जो प्रोसेस पढ़ा था बेटा वो क्या था, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर हमने जो सिस्टम पढ़ा था बेटा वो क्या था, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है बेटा, फूड जो है वो ब्रेक करके सिंपल फॉर्म्स के अंदर आता है, और वो सिंपल फॉर्म्स क्या होते हैं, ग्लूकोज। अब हमको बेटा ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करनी है। तो ग्लूकोज से अगर आपको एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। हम वो पढ़ रहे हैं। तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऐसा ही होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इन एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ताकि वो एनर्जी रिलीज करे। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स आता है। पहला टाइप क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में सेल के ब्रेक होता है तो इनिशियली तो बेटा वो पायरुवेट का मॉलिक्यूल दे देगा, लेकिन बाद में वो इथेनॉल। और सर एक बार रिपीट करना ही अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेक करना एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक करता है एनर्जी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं होता। यही तो है बेटा इसमें, और है ही क्या नई चीज। सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। लेकिन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो CO2 निकलता है, पानी निकलता है और एनर्जी बहुत सारी निकलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है या लिमिटेड होता है तो बेटा यीस्ट की प्रेजेंस के अंदर बेटा वो क्या देता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल। मतलब एनर्जी रिलीज जो है बेटा वो क्या होती है, बहुत कम होती है।
हालांकि ये मेथड हम प्रेफर नहीं करते। इस मेथड से हम बेटा प्रेफर करते हैं इथेनॉल बनाना, ये एक तरह का कमर्शियल मेथड होता है। और अगर ऑक्सीजन लिमिटेड हो तो बेटा लिमिटेड ऑक्सीजन कब होगी, जब मसल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो मतलब ग्लाइकोलिसिस, दो मॉलिक्यूल देगा पहले पायरुवेट के, जो बाद में क्या देगा लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर, अगेन अलोंग विद 2 एटीपी मॉलिक्यूल। इस लैक्टिक एसिड की वजह से बेटा हमारे को मसल्स में क्या पड़ते हैं, क्रैम्प पड़ते हैं बेटा, दर्द होती है, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं नस पे नस चढ़ना। ठीक है, ये यूजुअली तब होता है जब बॉडी बिल्डर्स जो है वो एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्योंकि उनकी बॉडी में सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, तो कभी कभार जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने पर तो बेटा मसल्स के अंदर ऑक्सीजन बचता नहीं है, तो उनको क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। तो आइडियली अगर हम देखें बेटा, हमारे पास एक तरीका ये हो गया रेस्पिरेशन का, एक ये हो गया एब्सेंस, और एक ये हो गया बेटा लिमिटेड। और ये तीनों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर पहला प्रोसेस सबके लिए कॉमन है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन के कंपाउंड का साइटोप्लाज्म में ब्रेक करना, जिस मेथड को बेटा हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और वो क्या बनाता है, पायरुवेट, उसके दो मॉलिक्यूल। और बाद में अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो बेटा वो क्या देगा, CO2 वाटर और एनर्जी। एनर्जी में 38 एटीपी मॉलिक्यूल। अगर बेटा ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा वो मसल्स में क्या देता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल है। और बेटा अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो बेटा यीस्ट यहाँ पे काम कर सकता है, और वो इथेनॉल CO2 और बेटा क्या दे देता है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। तो ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड का A, और ये हो गया सेकंड का B। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल CO2 के आते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, किसी ने कुछ कॉपी करना है इसमें से? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म के अंदर आती है बेटा। हाँ जी बेटा, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर कर देते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इनको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये होता है, एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी, इसे कहते हैं बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको आप एक और फॉस्फेट ग्रुप देते हैं, तो उस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए बेटा आपको एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो क्या बना ले, एटीपी। तो हमने इस एनर्जी को बेटा क्या कर दिया, स्टोर, किसके अंदर, एटीपी की फॉर्म के अंदर। तो जब आपको बेटा एनर्जी चाहिए, आप एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो, तो वो क्या बना लेगा, एडीपी, साथ में बेटा एक फॉस्फेट ग्रुप दे देगा और साथ में एनर्जी दे देगा, जो हम यूज कर लेते हैं। और अब आप देखो, एक मॉलिक्यूल एटीपी का 30.5 किलो जूल पर मोल, बेटा इट इज अ गुड एनर्जी। और आपकी बॉडी में या हमारी बॉडी में बेटा मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी स्टोर करके रखता है या ब्रेक डाउन करने पर रिलीज करता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो सेल्स यूज करते हैं सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैरी करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं दे आर मोस्टली एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस। जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन का फॉर्म होना,
नर्व सेल्स का या इम्पल्सेस का कंडक्ट होना एंड सो ऑन। तो इन सब प्रोसेसेस के लिए बेटा एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी हमें कौन से मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं बेटा? एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स में स्टोर होके रखी जाती है। इसी के साथ बेटा हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कैसे मान लेंगे? बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ए एंड बी, दोनों के अंदर लाइम वाटर रख लीजिए, ठीक है? और आप अपने माउथ से टेस्ट ट्यूब ए के अंदर एयर ब्लो करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब ए में जाने दीजिए। सर कैसे? मैं आपको बड़ा सिंपल सा बेटा एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बेटा एक टेस्ट ट्यूब है। आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा एक रबर कॉर्क लगा दे और इसके अंदर एक एल शेप ट्यूब लगा दे। और बेटा आप इसके अंदर बेटा क्या रख दे? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है बेटा? एक्वस। अब आप बेटा अपने माउथ से इसके अंदर सांस बाहर छोड़े तो बेटा ये एक तरह से आपका माउथ हो गया, ठीक है? और आप माउथ से क्या कर रहे हैं? इसको एक्सर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे सा ही होता है बेटा। मैं इसको क्या ड्रॉ करूं? तो बेटा मैं माउथ लिख देता हूं। तो इस माउथ में आप क्या कर रहे हैं? एक्सहेल। तो बेटा धीरे धीरे आप देखेंगे ये लाइम वाटर जो है बेटा क्या होना शुरू हो जाएगा? मिल्की होना शुरू हो जाएगा। सर वो क्यों? क्योंकि बेटा इसके पीछे जो केमिकल रिएक्शन है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में क्या बनाता है? वाटर, है ना? इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो शक्ल होता है वो मिल्की होता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये पानी में क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो इसकी वजह से हमारे पास मिल्कीनेस आती है। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बिकॉज दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो बेटा आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा। तो हम बात करते हैं आगे की। और अभी तक तो हमने इन जनरल हमने बात करी रेस्पिरेशन की, ठीक है? और अब हम इंडिविजुअली रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। कहते हैं प्लांट्स के अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करते हैं खाना बनाने के बाद। लेकिन ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटल सेल्स के थ्रू। कहता है जो सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं। अगर आपको याद हो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्लोरोफिल के टॉपिक में जब हमने क्या कहते हैं प्लांट्स के टॉपिक में हमने जब पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, तो हमने जब लीफ का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था तो उस लीफ के क्रॉस सेक्शन में हमने बहुत सारी चीजें मार्क करवाई थी, ठीक है? जिसके अंदर एक था टॉपिक, एक था पोर्शन लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस बेटा हमेशा एयर की कांटेक्ट में होते हैं
यहाँ पे भी गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कहते हैं डायरेक्शन गैसेस की डिफ्यूजन की किस पे डिपेंड करती है, कहाँ पे किस गैस की कॉन्सेंट्रेशन कम है और ज्यादा है, और दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस्ड होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी वो वो यूज कर लेते हैं। मतलब एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पा रहे हैं, एयर से। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिल रही है, CO2 कहाँ से मिल रही है, तो एक तो हो गया बेटा एयर, अच्छी खासी अमाउंट वहां से आ जाता है। दूसरा उनको बेटा कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से भी CO2 रिलीज होती है, तो वो उसको क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन रात को प्लांट्स उल्टा हो जाता है, CO2 बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। कहते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, लेकिन स्लो रेट पर एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि बेटा एनिमल्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस एज कंपेयर टू एनिमल्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा। सर दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे जो प्रोसेस होते हैं सर एक बार वो बता देना। क्या चीज, सर दिन के टाइम पे जो प्लांट्स वो कर मतलब जो काम करते और रात के टाइम पे जो डिफरेंट करते सर वो वाला एक बार बता दो। बेटा आप मुझे ये बताइए कि दिन के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, इतना तो आई होप आपको पता होगा बेटा। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। नहीं, तनिषा बताएगी दिन के टाइम क्या करते हैं। सिंथेसिस। क्या चीज, प्लांट्स दिन के टाइम क्या करते हैं। सर सनलाइट वगैरह लेते सर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट जो होता है वो क्या करता है बेटा, सर अपना फूड बनाता है सर सनलाइट वाटर और सर सनलाइट, वाटर और सर गैस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्रोसेस होता है। अब बेटा वो मुझे पता लग गया, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, आप पढ़ाई करते हैं घर में, आप लेक्चर्स को जो मैं देता हूं आप उनको रिवाइज करते हैं। यस सर करती हूँ। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स रेस्पायर कैसे करते हैं। बेटा एनिमल्स को काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसीलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेफर करते हैं, और इनके पास अलग अलग ऑर्गन होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए, बट बेचारे प्लांट्स के पास बेटा ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। अब कहते हैं अब एनिमल्स तो बेटा लैंड पे रहते हैं,
उनको तो बेटा ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिल जाती है, एयर पे। लेकिन उन एनिमल्स का क्या जो बेटा पानी में रहते हैं, तो बेटा वो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी सी पानी में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। यस बेटा, ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी पानी में डिसॉल्व होती है, लेकिन जितनी ज्यादा बेटा वो एयर में होती है बेटा, एयर में आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा बेटा कितनी है, 21%। तो सर पानी में कितनी है बेटा, 3% के हिसाब से। लेकिन फिर भी बेटा एक्वाटिक एनिमल्स इतने में ही खुश हैं। ये नहीं है कि उनको भी नहीं 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 स्पेशली बाहर आना पड़ता है या ब्रीथ करने के लिए, नो 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 बेटा, उनकी नीड ऑक्सीजन की कम है, क्योंकि बेटा उनकी बॉडी ही ऐसे डिजाइन हुई हुई है कि वो जितनी ऑक्सीजन है वो उसी में ही अपना काम चला लेते हैं। कहते हैं वाटर के अंदर बहुत कम परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की जो उसके अंदर डिसॉल्व होती है, इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल्स का बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। सर क्या मतलब? अब बेटा हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, हम लैंड पे रहते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रखो तो आवाज आएगी धक 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 धक, ऐसे आवाज आएगी, है ना। अगर आपकी बहुत हार्ट बीट स्टेडी होगी तो एक मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट्स आती हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड का आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि 1 सेकेंड के अंदर एक हार्ट बीट जो है वो काइंड ऑफ आ गई, धक 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 धक, या थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, हल्का सा फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो बेटा उनकी ब्रीदिंग फास्ट होती है, धक 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 ऐसे चलती है। अब सर ऐसा क्यों? बेटा हम एनिमल्स को जो लैंड पे रहते हैं उनके पास तो सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो वो आराम से ब्रीथ करते रहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा आती रहती है, यूज होती रहती है और आपको फिर दोबारा मिल जाएगी। लेकिन उन बेचारों को पानी से ऑक्सीजन बार 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 निकालनी पड़ती है, क्योंकि वैसे ही पानी में कम है। इस वजह से बेटा उनकी हार्ट बीट जो है, उनकी ब्रीदिंग रेट जो है बेटा वो क्या होता है, वो फास्ट होता है। आया समझ में? हम फिशेस वगैरह की बात कर रहे हैं। कहता है एनिमल्स के पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कुछ कईयों के पास सिर्फ स्किन से ही वो ब्रीदिंग कर लेंगे। भाई क्या हम, क्या तनीषा, क्या नितिन सर, ठीक है, क्या हम लोग स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं? आंसर इज नो। अब कईयों के पास लंग्स हैं ब्रीथ करने के लिए, हमारे पास है, हम लंग से ब्रीथ कर सकते हैं। कई एनिमल्स जो है वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं, सर वो कौन होती हैं? फिशेस। कई एनिमल्स जो है उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, मतलब स्पेशल एंटीना होते हैं, वो उनसे ब्रीथ करते हैं। तो बेटा डिपेंडिंग अपॉन इतनी सारी स्पीशीज हैं अलग अलग, सबका ब्रीदिंग सिस्टम जो है बेटा वो क्या है, डिफरेंट है। तो बेटा डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के पास रेस्पिरेशन अलग अलग है, इसलिए बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी उनके अलग अलग है। लेकिन हाँ ये जरूर है, कुछ कॉमन फीचर्स हर एक केस के अंदर है। वो क्या? एक तो सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होता है ताकि मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज हो सके बेटा, मतलब ऑक्सीजन गैस मिल सके ब्रीथ करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके ब्रीथ करने के लिए। दूसरा होता है जो जहां जहां से बेटा गैसेस एक्सचेंज होनी होती है वहां पे जो मेम्ब्रेन होती है या सेल की वॉल होती है वो बहुत 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 पतली होती है। इस पतली वॉल की वजह से बेटा डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत जल्दी हो जाता है। अब आप एक बात बताओ, ये एक वॉल है जिसकी थिकनेस इतनी है और ये एक वॉल है जिसकी थिकनेस इतनी है, तो बताओ लेफ्ट वाली वॉल से गैस का एक्सचेंज होना आसान है कि राइट वाली वॉल से एक्सचेंज होना आसान है? लेफ्ट वाली वॉल से। क्यों? क्योंकि बेटा वो पतली है ना, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत पतली है, वो बहुत थिन है, तो बेटा इससे एक्सचेंज जो है बेटा वो आसान है, जल्दी होगा। पता लगे इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन गैस तो इकट्ठी हो गई
पर वो अंदर जा ही नहीं पा रही है, जा ही नहीं पा रही है, जा ही नहीं पा रही है। तो बेटा इसलिए इनवॉल्व का पतला होना बहुत जरूरी होता है। सर एक बार रिपीट करना ये पॉइंट्स। क्या कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करना है बेटा? तो ये फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो, लार्ज सरफेस एरिया टू गेट मैक्सिमम बेटा ऑक्सीजन। हमारा बॉडी का डिजाइन बड़ा जबरदस्त है। कोई भी काम ज्यादा होने के लिए बेटा आपको क्या करना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा करना चाहिए। जहां पे भी स्पेशली अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो बेटा अगर मैं एक स्टिक को ऐसे ले लेता हूं तो बेटा देखो कितना सरफेस एरिया है यहां से लेके यहां तक। लेकिन आपको पता है कि मैं इतने से ही जैसे मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया। ये देखो बेटा ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है स्ट्रेट, ए से लेके कहां तक, बी तक। आपको पता है कि मैं इसके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा कर सकता हूं। सर वो कैसे? अब जरा देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इसी को ऐसा ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब अगर आप बेटा इसके अंदर स्ट्रेट लेंथ चेक करोगे तो बेटा वो 5 सेंटीमीटर ही है। लेकिन अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट इसको स्ट्रेच कर दूं, तो बेटा मेरे हिसाब से ये जो है बेटा वो यहां तक खिंच जाएगी। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? राइट। बेटा आपने तनिषा कभी इंचेस टेप देखी है? आपके घर में इंचेस यस टेप सर, है देखिए ना? देखिए सर। आप उसको बेटा कैसे रखते हो? फोल्ड करके। बेटा फोल्ड करने से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा? सर कम हो जाता है। कम हो जाता है ना, जगह है ना, समझ में आ गया। लेकिन जब आप उसको ओपन करोगे तो कितनी लंबी हो जाती है वो? सर बहुत लंबी। समझ में आया ना बेटा? तो यही मैं कॉन्सेप्ट कहना चाहता हूँ कि नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है हमारे ऑर्गन्स कि उनका सरफेस एरिया जो है बेटा वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ताकि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। और इसीलिए नेक्स्ट आता है इन वेसल्स के अंदर बेटा ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए जो रिचली सप्लाई होनी चाहिए ब्लड से, क्योंकि ब्लड ही तो गैसेस का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। पता लगे अगर वहां तक ब्लड ही नहीं जा रहा तो बेटा गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कैसे होगा। दूसरा ट्रैकियल सिस्टम, बेटा ये स्पेशल एंटीनास होते हैं, ठीक है, ये भी लंबे होते हैं जैसे कॉकरोच के एंटीना होते हैं ना। अगर आपने कभी कॉकरोच को पास से देखा हो, या आपने किसी कैटरपिलर को देखा हो, या आपने उसको देखा हो बेटा, अब और कौन कौन से हैं, टिड्डी जिसे कहते हैं बेटा, है ना, तो क्या नाम होता है बेटा उसका, मैं नाम भूल गया। हाँ, है ना। तो बेटा इनके जो ट्रैकिल, इनके जो एंटीना होते हैं वो लंबे होते हैं, है ना, ताकि सीधा ऑक्सीजन जो है वो एयर से कहाँ चले जाए बेटा, सेल्स में चला जाए। और सबके स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसीलिए इनको बॉडी के अंदर रखना पड़ता है। तो बेटा लंग्स बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, इसलिए वो बॉडी के कहाँ रहते हैं बेटा, यू नो, बॉडी के अंदर रहते हैं। और आपको पता है हमारा बॉडी के जो डिजाइन है, इस डिजाइन के हिसाब से बेटा लंग्स को कौन कवर करके रखता है? रिब केज। वेरी गुड, रिब केज, है ना। जो हमारे चेस्ट की जो बोन्स होती है ना, रिब्स की बोन्स जो होती है बेटा, ये इसीलिए ही डिजाइन करी हुई है नेचर ने, ताकि इनके नीचे, इनके अंदर बेटा लंग्स जो है वो क्या रह सके, छुपे हुए रह सके, क्योंकि लंग्स बहुत ज्यादा पतले, सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं बेटा, इन जस्ट जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि जब किसी पेशेंट, किसी को बेटा कोरोना वायरस होता है तो बेटा उसके लंग्स बड़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, ये बड़ी जल्दी खराब भी हो जाते हैं, है ना, डैमेज भी हो जाते हैं, और ये हील भी कर जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि बेटा इनकी मेम्ब्रेन्स बहुत पतली होती है, बहुत 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 पतली होती है। तो पतली चीज जल्दी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पर जो चीज थोड़ी थिक होती है
वो डैमेज थोड़ी देर बाद होती है। इस वजह से बेटा पतली चीज खराब होने के डेंजर को कम करने के लिए नेचर ने सरफेस एरिया उसका क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब हम इसकी स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कहते हैं प्लांट्स को ऑक्सीजन गैस कैसे मिलती है, बाय डिफ्यूजन, और ये वो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स की मदद से बेटा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होती है, ऑक्सीजन गैस सॉइल से डिफ्यूज करके बेटा कहाँ चली जाती है, रूट हेयर्स के अंदर। तो आपने देखा होगा बेटा कुछ वेजिटेबल्स जो ग्राउंड के अंदर में होती हैं उनके बहुत पतले पतले हेयर्स होते हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। यहाँ से ये सॉइल से ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर लेते हैं और रूट हेयर से डिफ्यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो कहाँ चली जाती है, रूट में चली जाती है, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन नाइट टाइम, ठीक है। और वही CO2 बाद में डिफ्यूजन से बेटा CO2 कहाँ चली जाएगी, सॉइल में। अच्छा, रेस्पिरेशन स्टेम्स में कैसे होता है बेटा, सर एक बार रिपीट करना जो आपने बोला। बेटा ये नोट मेकिंग है। रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होता है, सॉइल में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस जो डिफ्यूजन की मदद से, मतलब हायर अमाउंट में होती है, और डिफ्यूजन की मदद से कहाँ चली जाती है, लोअर जगह पे। वो कौन सी होती है बेटा, रूट हेयर। रूट हेयर में ऑक्सीजन कम होती है तो वो वहां पे चली जाती है थ्रू डिफ्यूजन। रूट हेयर से ये डिफ्यूज करके फिर कहाँ चली जाती है, रूट्स में चली जाती है, ठीक है। अब सिमिलरली उसी टाइम जब ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर जा रही है। अगर एक चीज अंदर जा रही है दूसरी चीज बाहर जा रही है बेटा, इट इज लाइक मेट्रो, है ना। मेट्रो जब स्टेशन पे आती है तो जिन्होंने वहां पे उतरना होता है बेटा वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जाना होता है वो मेट्रो के कहाँ जाएंगे बेटा, अंदर जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बेटा, है ना। तो जब मेट्रो आपके स्टेशन पर आती है तो उस टाइम पर मेट्रो के अंदर लोग ज्यादा होते हैं, मेट्रो के बाहर लोग कम होंगे। अगर अंदर लोग ज्यादा हैं तो लोग अंदर से बाहर आएंगे, अगर बाहर लोग ज्यादा है तो लोग बाहर से कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर। है ना। तो वही चीज हो रही है। तो रात को, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो सॉइल से कहाँ जा रही है, रूट हेयर्स, और रूट हेयर से बेटा वो कहाँ चली जाती है, रूट्स में। लेकिन रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, इसलिए वो प्लांट से बाहर जाने के लिए रूट्स, और फिर रूट्स के रास्ते वो कहाँ चली जाती है, सॉइल में। ऐसे ही स्टेम्स भी कभी कभार रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। वो कैसे, हर्ब्स भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। जैसे पोर ओपन होगा तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन गैस जो है बेटा वो कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। ट्रीज बेटा वो भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सर कैसे, उनके पास स्पेशल चीजें होती हैं बेटा, लेंटिकल्स। आप देख रहे हैं ना बेटा, आप कभी किसी पेड़ के टहनी के पास जाना, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ओपनिंग के। बेटा ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं ओपनिंग के, इनको बेटा क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। इनकी पोर्स की मदद से बेटा गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसी को बेटा कुछ कॉपी करना है तो वो कॉपी कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं रेस्पिरेशन लीव्स में भी कैसे होता है बेटा। लीव्स में बेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा। अभी हमने पढ़ा था बेटा पिछली क्लासेस में इस चैप्टर के, स्टोमेटा की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है, और उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है ना। और जिससे मदद से बेटा क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होता है,
तो फोटोसिंथेसिस की मदद से बेटा गैसेस रिलीज होती हैं। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चली जाती है? कुछ अमाउंट प्लांट में स्टोर हो जाता है सर, किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और कुछ अमाउंट जो है बेटा बाद में CO2 में बदल जाता है, और रेस्पिरेशन में जब वो CO2 में बदल जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाएगा। और जो अमाउंट बच जाता है बेटा वो कहाँ चला जाता है? एयर में चला जाता है। तो एक बार रिपीट कर देना। अब बेटा मैं बार बार हर चीज रिपीट करने लग गया तो बेटा 2 साल में सिलेबस खत्म हो सर जाएगा। ये O2 से O2 वाले पॉइंट के बाद बता दूं। अब बेटा फोटोसिंथेसिस जो है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। समझ में आया? यस सर। ये ऑक्सीजन गैस जो है उसका कुछ अमाउंट रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। समझ में आया? और बाकी का अमाउंट प्लांट्स जो है बेटा वो क्या कर देते हैं? एयर में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि बेटा प्लांट्स का काम होता है क्या करना? ऑक्सीजन गैस रिलीज करना। अब ये भी होता है कि इसी ऑक्सीजन से कुछ प्लांट CO2 भी बना लेते हैं, और जो CO2 वो बनाएंगे वो फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूज कर लेंगे। तो प्लांट्स के लिए CO2 इज इंपॉर्टेंट, नॉट O2। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है बेटा वो क्या कर रहे हैं? वो रिलीज कर रहे हैं। आया समझ में? कर लो कॉपी इसको बेटा। रात को बेटा क्या होता है? अब जरा ध्यान से देखना, रात को तो कोई फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करती है अंदर, प्लांट्स के अंदर चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स की बॉडी से कहाँ चली जाती है? डिफ्यूज आउट। नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लीव्स के अंदर क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 गैस बाहर चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो CO2 गैस रिलीज करते हैं। कर लो कॉपी बेटा इसको। तो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें एनिमल्स के अंदर बेटा, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, है ना? जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो कौन होता है बेटा? अमीबा। इसके अंदर बेटा गैसेस का एक्सचेंज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अमीबा। अर्थवॉर्म, सर ये कैसे डिफ्यूज करते हैं? ये अपने स्किन से कर लेते हैं गैसेस का एक्सचेंज। तो इनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो स्किन है। ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स, उनका जो ब्रीदिंग मेन ऑर्गन है बेटा वो क्या है? गिल्स है। वो गिल्स की मदद से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ठीक है। देन इंसेक्ट्स जो होते हैं बेटा, उनके अंदर बेटा क्या होते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स? बेटा स्पायरिकल्स या ट्रैकिया। तो अगर आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये स्पायरिकल्स है ना, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर निकले होते हैं, कॉकरोच में सबसे अच्छे आ रहे होते हैं लेंटिकल्स। ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम जैसे, उनके लिए बेटा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कौन है बेटा? लंग्स। तो ये सारे हमारे पास ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग स्पीशीज के पास अलग अलग टाइप के। कॉपी कर लीजिए। हाँ जी बेटा, रेस्पिरेशन फिशेज में हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम करेंगे हमारी असाइनमेंट, जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 16। नेम द गैस विच बर्न्स विद द पॉप साउंड। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन करंट इज पास थ्रू वाटर। बेटा वाटर से अगर करंट पास करोगे
तो क्या होगा बेटा, वो हाइड्रोजन गैस देगा और साथ में क्या देगा, ऑक्सीजन गैस देगा। आप इसको बैलेंस करोगे तो ये होगी बेटा, है ना। डिफाइन करोजन हो जाएगा बेटा, Yes. आपको नोट्स में मिल जाएगा। डिफाइन रैंसिडिटी ये भी हो जाएगा, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू विच इट गिव्स बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। करोजन क्या होता है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। 20 कहते हैं व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बेटा ये क्या होते हैं, substances which helps to prevent oxidation of food, ठीक है, उन्हें कहते हैं why are they added to food cooked in oil। क्यों भाई, because Prevent them from food items containing fats and oils easily gets oxidized to give bad taste and smell। ठीक है, कहते हैं why stale food has a peculiar smell। क्यों भाई, due to because rancidity. If we keep it for a longer time in there. due to rancidity बेटा। कहते हैं write one disadvantage of corrosion in metals। तो डिसएडवांटेज बेटा क्या होगी मेटल्स की करोजन के लिए। आयरन when undergoes corrosion or rusting loses its strength, है ना। तो आयरन जाना जाता है बेटा अपनी स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन जब हम उसको जब उसकी रस्टिंग हो जाती है तो बेटा वो अपनी स्ट्रेंथ जो है बेटा वो क्या कर देता है, लूज कर देता है। कहते हैं गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा बेटा, Rancidity of food gets rancid। Name the group of chemical substances used to prevent oxidation। antioxidants. Very good, antioxidants। 25th कहता है बेटा why does food cooked in fats and oils start smelling bad if kept for a long time in air। तो बेटा इसका आंसर यही हो गया। What measures can you use to prevent it? Give two ways। कौन कौन से वो दो वेज होंगे बेटा प्रिवेंट करने के लिए। So एक storing the food in airtight container. एक एंटीऑक्सीडेंट्स, दूसरा रेफ्रिजरेशन, तीसरा storing food in airtight containers। कहते हैं what happens when iron objects are exposed to humid air। Corrosion takes. It gets rusting, है ना। कहते हैं oils and fats containing food items chips are flushed with nitrogen। Give reason। It is an antioxidant. Nitrogen acts as antioxidant and prevents oxidation of food।
रिडक्शन ऑफ फूड। कर लो बेटा कॉपी, जिसने कॉपी करना हो कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 28 कहता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शंस? रिएक्शंस in which both oxidation and reduction takes place, ठीक है, उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेम वन मेटल विच डज नॉट करोड। कौन सा दोगे भाई? गोल्ड, कौन? गोल्ड और एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम। प्लैटिनम भी दे सकते हैं, वेरी गुड, प्लैटिनम। कहते हैं राइट टू मेथड्स बाय विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड कैन बी स्लोड डाउन एट होम। तो अभी लिखा था ना हमने, रेफ्रिजरेशन, स्टोरिंग द फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। तीसरा क्या लिखा था? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, गिव वन एप्लीकेशन। तो बेटा सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है, जब सनलाइट में आ जाएगा तो बेटा वो क्या दे देता है? सिल्वर सॉलिड, साथ में बेटा क्लोरीन गैस। तो ये होगी बेटा बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। एंड इसका यूज कहाँ पे होता है बेटा? इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आप इसको यूज कर सकते। कहते हैं गिव सम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ एंड दीज इफेक्ट्स यूजफुल और हार्मफुल। कोई बताओ भाई इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन। corrosion वेरी गुड बेटा, और rusting of iron। corrosion एंड रस्टिंग, ये दोनों तो बेटा क्या है? harmful। हार्मफुल। इसके अलावा बेटा एक मिनट, करोजन, रस्टिंग नहीं लिखो बेटा, करोजन एंड रैंसिडिटी। रस्टिंग तो बेटा करोजन में ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा जो एक आएगा करोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ये जो है बेटा ये यूजफुल है, hence it prevents Al to get damage। तो ये प्रिवेंट करता है कि डैमेज ना हो। 33 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा नोट्स में से आप इनकी स्टेटमेंट्स दे लेना। पहला तो डिफरेंस क्या हो गया बेटा? स्टेटमेंट। दूसरा डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डीकॉम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है। और तीसरा जो बेटा आप डिफरेंस देंगे वो आप क्या दे देंगे? एक रिएक्शन एग्जाम्पल में दे देंगे, ठीक है। एक एक रिएक्शन जो है वो आप एग्जाम्पल में दे देना, वो आपका अगला डिफरेंस जो है इसके अंदर आ जाएगा, राइट। देन हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की। कहते हैं 34th, व्हाई डू वी रेफर टू कीप कुक्ड फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड इन रेफ्रिजरेटर? बेटा टू प्रिवेंट और स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इसका आंसर क्या है? टू प्रिवेंट और स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। 35th कहते हैं बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बेटा ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। जिंक को हमने बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो बेटा ये हो गया एक्वस। ये क्या दे देगा बेटा? जिंक सल्फेट एक्वस, साथ में दे देगा कॉपर मेटल। फिर कहता है 36, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगर बेटा आपको ये एक्सप्लेन करना है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होती है जिसके अंदर कंपाउंड को स्प्लिट किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट।
भाई सुन रहे हो ना सब? मुझे कहीं सो तो नहीं गए सबके सब? नो सर। हम्म। No, 37 कहता है हाउ इज स्लेक लाइम यूजफुल फॉर वाइट वॉशिंग? क्योंकि बेटा स्लेक लाइम जब सूखता है बेटा, हम 37 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, स्लेट लाइम एक्वस जब सूखता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और बेटा क्या बनाता है? वाटर। तो ये होता है बेटा वाइट वॉशिंग। हाउ विल यू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड? तो बेटा कोई ना कोई केमिकल चेंज होना चाहिए। केमिकल, Evolution of gas. हाँ, जिसमें से बेटा हमारे पास 4 है: एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, Color. ठीक है, और क्या था हमारे पास? Change in color. कलर चेंज। फिर कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन? एक्सप्लेन। So therm. डाइजेशन किस टाइप की रिएक्शन है? वेरी गुड, इट इज डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन प्लस बेटा ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट? तो बेटा ये कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये एनर्जी बेटा क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। तो आप कॉपी कर लीजिए और मैं साथ ही में आपको होमवर्क भी दे रहा हूं। Okay, sir. यस सर। तो ये हमारा होमवर्क हो गया क्वेश्चन 51 से 70। और अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को सेम टाइम। तब तक के लिए बेटा टाटा एंड बिरला। कॉपी करने के बाद आप क्लास लीव कर सकते हैं।